हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी ये ईवीएस की क्लास है। सीटेट के लिए हम ईवीएस को देख रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक से रहेगा। एनसीईआरटी क्लास 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस को हमने देख लिया है। ये सारे ही वीडियो जो हैं सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर में आपको जैसा कि पता होगा सिलेबस में ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंट स्टडी या पर्यावरण अध्ययन टॉपिक दिया हुआ है। उसके अंतर्गत जो उसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी की 3rd, 4th और 5th से बना हुआ है। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो हमने 5th क्लास की पूरी एनसीईआरटी ईवीएस का पूरा एक कह लीजिए कि डीप में स्टडी कर लिया है। सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। आज हम क्लास 3rd ईवीएस को देखेंगे। इसके बाद क्लास 4th ईवीएस को देखकर ये ईवीएस वाला सेक्शन जो है कंप्लीट कर लेंगे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अपने आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला ही पॉइंट है, चूहे की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है चूहों के बारे में कि चूहे देख तो कम सकते हैं, उनकी देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन चूहों में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उनको छूने और टेस्ट की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद एक जो आगे चैप्टर है उसमें बताया गया है नागपुर के बारे में कि नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। तो दाल में चीनी डाल के लोग कहाँ के लोग खाते हैं अगर पूछा जाए तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डांस में हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा भाव कहते हैं। तो ऐसा हमारी एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस में लिखा हुआ है कि डांस करते वक्त जो हाथों और चेहरे की मुद्राएं बनती हैं, जो भावनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें मुद्रा या भाव कहा जाता है। फिर उल्लू के बारे में बताया गया है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कहने का मतलब है कि उल्लू पूरी तरह से अपने गर्दन को जो है वह घुमा सकता है 180 डिग्री के रोटेशन में। फिर आगे बताया गया है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो यहाँ पक्षियों के पंख के बारे में आपको बताया गया है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और पुराने पंख जो है वक्त के साथ टूटते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। फिर ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है कि ब्रेल लिपि क्या होती है। एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि से कई बार क्वेश्चन बना है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ ब्रेल लिपि के बारे में बताया हुआ है कि नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है इस लिपि में। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ये 6 बड़े बिंदुओं पर आधारित होती है क्या, ब्रेल लिपि। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे ब्रेल लिपि के ही बारे में बताया गया है कि ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं पाते हैं, मतलब अंधे लोगों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। तो ब्रेल लिपि जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, उन्हीं बिंदुओं को टच करके जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की बात की जाए तो लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक की बात की जाए तो वह लुइस ब्रेल थे जो कि फ्रांस के निवासी थे, उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। क्या था कि ये अपने पिता का एक औजार था, उसी से खेल रहे थे। उससे खेलते वक्त वो औजार इनकी आँखों में चुभ गया और उससे इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। 3 साल की उम्र में यह दुर्घटना उनके साथ हुई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका बाद में निकाला उसे ही क्या कहा गया, ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया।
तो लुइस ब्रेल पढ़ाई के प्रति बेहद ही अच्छे स्टूडेंट थे, कह लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता था। तो जब ये अंधे हो गए, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो ये पढ़ाई करने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। उन्हीं तरीकों में से इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को निकाल डाला, बाद में जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अब आगे ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है कि यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। तो अब ब्रेल लिपि को कंप्यूटर के जरिए भी सिखाया जाता है, लेकिन पहले यह 6 बिंदुओं पर आधारित एक स्क्रिप्ट होती थी, उसके जरिए पढ़ाया जाता था। अगर आप बच्चे को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। अब आगे बताया गया है कि श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो यहाँ कहवा चाय के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ की फेमस चाय है। श्रीनगर की फेमस चाय कहवा है। डल लेक श्रीनगर में स्थित है। फिर बताया गया है कि श्रीनगर में ही डल झील, डल लेक स्थित है। तो ऐसे ही सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहवा चाय किस राज्य में बनाया जाता है, तो यह श्रीनगर से संबंधित है। डल लेक कहाँ पर है, तो डल लेक श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि डल झील जो है, जो कि श्रीनगर में है, वहाँ पर शिकारा नामक नाव चलती, मतलब वहाँ पर जो नावें चलती हैं उसे शिकारा नाम कहा जाता है, जिससे डल झील में टूरिस्ट जो जाते हैं घूमने वो एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। तो ऊपर आपने देखा शिकारा नाम की नाव जो कि डल झील में चलती थी, और हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। तो आप देखे होंगे कि पक्षी जो है कीड़ों को खा लेते हैं। ये फलों को क्यों खाते हैं कीड़ों को, ताकि फलों को कीड़ों से बचाया जा सके। तो इस वजह से पक्षी कीड़ों को खा लेते हैं जो फलों के ऊपर रहते हैं। आगे एक गांव के बारे में बताया गया है कि बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। कहाँ पर है, तो बज्जू नामक गांव की बात की गई है, यह राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी होती है, ऐसा लिखा गया है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। तो बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। तो एनसीईआरटी ने बताया है कि वाटर को रीयूज करके, जैसे कि घरों से निकले हुए पानी को रीयूज कैसे किया जाए, अगर इसका डिस्कशन बच्चों के साथ किया जाए तो बच्चे जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के प्रति जागरूक होंगे, उनमें जागरूकता आएगी। आगे बताया गया है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि लिंग हु फेन किसे कहते हैं, तो लिंग हु फेन हांगकांग में सांप से बने हुए सूप को कहा जाता है लिंग हु फेन। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं। तो सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ की डिश है, यह कश्मीर की डिश है, जबकि गोवा में नारियल के तेल से मछली को पकाया जाता है। तो दोनों अलग अलग जगह आप देख रहे हैं कि कश्मीर में फ़िश को सरसों के तेल में, जबकि गोवा में फ़िश को नारियल के तेल में पकाया जाता है। फिर टैपियोका की बात की गई है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। तो टैपियोका का संबंध कहाँ से है, केरल से है। फिर आगे बताया गया है वल्चर के बारे में कि वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। तो यहाँ पर गिद्ध की बात की गई है, जिसे प्रकृति का सफाईकर्ता भी कहा जाता है। तो वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमिंग बर्ड के बारे में। बताया गया है कि हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कैसी होती है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई के नोक जैसी होती है। फिर कबूतर की चोंच के बारे में बताया गया है कि कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। तो यहाँ हमिंग बर्ड और कबूतर के बारे में बताया गया है, उनकी चोंच के बारे में बताया गया है। फिर आगे है असम के बारे में।
कि असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं। तो असम के घरों के बारे में बताया गया है कि असम के घर कैसे बनते हैं। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि असम के घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन यही बनता है कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने हुए घर जो कि बांस से बने होते हैं कहाँ पर होते हैं, तो यह असम में होते हैं। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा रहता है। इसीलिए घर को ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाया जाता है और यह बांस से बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज में मनाली के घरों के बारे में बताया गया है कि मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। तो अभी हमने ऊपर असम में देखा, वहाँ बांस से घर बनते थे। अब मनाली की बात बताई जा रही है। कई स्टेटों के बारे में क्लास 3 की एनसीईआरटी में बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है सीटेट एग्ज़ाम में। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ता है। फिर राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती हैं। तो राजस्थान के घर गीली मिट्टी से बनते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। अब राजस्थान के लोगों के बारे में बताया गया है कि राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। तो राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं? टंका भी कहते हैं। फिर आगे राजस्थान के ही बारे में बताया गया है कि राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, जो कि टैंक या टंका जिसे कहते हैं। वो राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में पानी की किल्लत है, दिक्कत है, तो राजस्थान के लोग अपने घरों में एक टंका बनवाते हैं, एक गड्ढा बनवाते हैं और अपने छतों को ढलानदार बनवाते हैं। क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये पानी छतों से फिसलकर उस टंके में एकत्रित हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर राजस्थानी लोग उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये तो था राजस्थान के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी 3rd क्लास में इतना ही हमारे काम की चीज़ थी, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़। इसके बाद हम क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस को पूरा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल क्लास 3rd में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था उतना हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे काम की कोई भी चीज़ उसमें नहीं थी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट्स के साथ आपके साथ फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।